अबाउट द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू दैट टू मेजर एनीथिंग, मतलब अगर मुझे कोई बायोलॉजिकल फंक्शनैलिटी को मेजर करना है तो मैं कोई ना कोई प्रोब यूज करूंगा। ठीक है, नाउ दिस प्रोब कुड बी ऑफ टू टाइप्स। ये जो प्रोब है ये दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर कुड बी इन्वेजिव और कुड बी नॉन इन्वेजिव। या तो ये इन्वेजिव हो सकते हैं या तो ये नॉन इन्वेजिव हो सकते हैं। नाउ इन्वेजिव वो सारे प्रोब्स होंगे in where you have to take out or withdraw some biological sample, या फिर बॉडी में आपको कोई प्रोब इंसर्ट करना पड़े। ठीक है, उन्हें हम इन्वेजिव टेक्निक्स के अंदर डालेंगे। बाकी जो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स होंगी वहां पे आप सुपरफिशियल ही, जैसे कि मान लो ऑक्सीमीटर हुआ जो कोरोना के समय काफी पॉपुलर भी हुआ था। ठीक है, तो अगर मतलब आप उसे फिंगर पे प्लेस करते हैं, नाउ रीडिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी वो आपको बता देता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। ठीक है, सो दोज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन वेयर यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल सिस्टम और एंटाइटी, उसे हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स में रखेंगे। नहीं डांट नहीं रहा हूं, ठीक है, अभी बस शुरू किया है मैंने सेशन। ठीक है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? चलो आगे बात कर रहे हैं। देन तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में, जहाँ पे हम न्यूरॉन से रिलेटेड पहले कुछ बात करेंगे, मतलब सिंगल सेल से हम पहले डिटेक्शन शुरू करेंगे, फिर हो सकता है ब्रेन एज एन ऑर्गन पे जाएं और फिर पूरी बॉडी पे जाएंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब जो आयंस होते हैं वो अंदर बाहर होते हैं, तब जाके कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट होता होगा ना। जब आयंस अंदर बाहर हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, तो ऐसे में देयर विल बी जनरेट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करते हैं हम इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के अंदर। ओके, ठीक है, अभी भी वॉइस आ रही है मेरी? अभी भी बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है आप लोगों को? ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। अभी अभी बताओ, अभी भी ऐसा हो रहा है? ओके, नाउ टेल मी, अब बताओ। हेलो हेलो हेलो, अब बताओ, अब बताओ मुझे, अब कम हुई थोड़ी? नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा पर आवाज आपको रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आ रही है बट मैनेजेबल है। ओके, जस्ट अ मिनट। अभी हेलो 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 हेलो, अभी आ रही है, आ रही है। ओके, अभी हेलो हेलो हेलो। ओके, जस्ट अ मिनट। आपकी आवाज क्लियर है लेकिन बैकग्राउंड में कोई ऑक्सीमीटर पर आ रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास चल रही है पीछे बैकग्राउंड में। जस्ट अ मिनट।
ओके, देन आगे बात करते हैं। तो सिंपल से मैं क्या कह रहा हूँ कि जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे तो उस समय जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, दैट इज रिकॉर्डेड बाय द इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल यूनिट रिकॉर्डिंग, ठीक है। So it is a method of measuring the electrophysiological responses of single neuron using a microelectrode system। हम क्या करते हैं, हम बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल के बहुत ही छोटे छोटे से इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर देते हैं न्यूरॉन्स के आसपास। तो हम न्यूरॉन्स के आसपास उन्हें प्लेस कर देंगे और फिर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोटिस करेंगे। Okay? So now you can see over here, यहाँ पे क्या है, एक कैट है, उसके ब्रेन में आपने कोई इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया है, ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रोड प्लेस विद इन द ब्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये न्यूरॉन के बगल में प्लेस्ड है। अब जैसे ही यहाँ पे कुछ आयंस का ट्रांसफर शुरू होगा, एक्सचेंज शुरू होगा, ऐसे में इस एक्टिविटी को ये इलेक्ट्रोड नोटिस कर लेगा, ठीक है, और इसे रिकॉर्ड कर लेगा ऐसा सिग्नल। So an electrode introduced into the brain of a living animal will detect electrical activity that is generated by the neurons। क्या कह रहा है, जो भी इलेक्ट्रोड है which is introduced into the brain of a living animal, तो आप लिविंग एनिमल के ब्रेन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, first to detect the electrical activity which is a result of neuronal activity। कोई न्यूरॉन जब एक्टिविटी करेगा तो उस समय ऐसा सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। नाउ there are different kinds of microelectrodes used, जैसे कि ग्लास माइक्रोपाइपेट को आप यूज कर सकते हैं, है ना। एक ऐसा कुछ हो सकता है, मान लो कि इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोड हो, मतलब ग्लास का बना हुआ, विच इज हॉलो इनसाइड, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल हो सकता है, okay? तो this could be glass micropipette that are filled with ionic solution to make them conductive, या फिर these could be either made up of metals जैसे कि सिलिकॉन, प्लैटिनम एक्सेट्रा, ठीक है। तो these are more suitable for measurement of extracellular action potential। जो आप इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन के बाहर प्लेस करते हैं उनके लिए आप मेटल इलेक्ट्रोड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे कब हम माइक्रोपाइपेट का यूज करेंगे, अभी हम पैच क्लैम्प टेक्निक की बात करेंगे तो शायद वहां पे हम इसे देख लेंगे। बाकी अगर मान लो आप न्यूरॉन के आसपास इलेक्ट्रोड को प्लेस करने वाले हैं तो ऐसे में मेटल इलेक्ट्रोड को यूज करें। देन सो हाउ इन शॉर्ट, अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहां पे, या एनिमल फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट होता है अक्रॉस अ न्यूरॉन। तो क्या हो सकता है, मान लो कोई न्यूरॉन हो, तो न्यूरॉन को पिछले कोई यानी पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन हो, यानी उससे प्रीवियस जो न्यूरॉन होगा उससे कुछ सिग्नल आएगा, हमारे इस न्यूरॉन के ऊपर बाइंड करेगा, कुछ केमिकल रिसेप्टर्स होंगे जो इस पार्टिकुलर तरीके के केमिकल्स को पहचानेंगे, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को पहचाना जाएगा, वो बाइंड करेंगे और ऐसे में कुछ आयन चैनल्स ओपन हो सकते हैं, और ऐसे में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में चेंज आएगा एंड दैट विल बी कंडक्टेड थ्रू द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। कोई न्यूरॉन इस तरीके से हो सकता है ना, ऐसा कुछ एक रफ स्केच बना रहा हूं मैं, इस तरीके कोई न्यूरॉन होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से elongated बॉडी होगी एंड देयर विल बी सम इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो नाउ लेट्स सी इन शॉर्ट कि क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ। देख रहे हैं, जब यहाँ पे पोटेंशियल -70 है, जब यहाँ पे पोटेंशियल आप देख रहे हैं कि -70 है, तो दिस इज टाइम वर्सेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसे कहते हैं द सेल इज इन इज पोलराइज्ड स्टेट, -70 मिलीवोल्ट्स है। फिर क्या हो रहा है, जब भी कोई सिग्नल मिला, स्टिमुलेंट मिला, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है दैट इज चेंजिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव, मतलब कुछ +30 हो सकता है, +30 मिलीवोल्ट हो गया, और फिर देख रहे हैं कि वापस से सेल को अपनी जो पोलराइज स्टेट है उसे रिस्टोर करना है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं फिर से डिप होना शुरू हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो डिप होते होते और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया, इसे कहते हैं हम हाइपर पोलराइज स्टेट, ठीक है, एंड देन इट विल ग्रेजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से कुछ
हो रहा होगा। नाउ देखो, सबसे पहले जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उस समय सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होगा। क्या करेगा? सोडियम को बाहर भेजेगा, पोटेशियम को अंदर ला रहा होगा। नाउ अगर मान लो कि कोई स्टिमुलेंट मिला, किसी तरीके का स्टिमुलेशन मिला आपके न्यूरॉन को, ऐसे में वो डीपोलराइज हो जाएगा। मतलब कि अब सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ से सोडियम अंदर आ रहे हैं, मतलब कि अंदर की तरफ सोडियम increase होगा, so there will be opening of voltage gated sodium channel. Then एक बार आप सर्टेन पोटेंशियल पहुंच चुके हैं, ठीक है, जब आप पहुंच चुके हैं ऐसे में अब रीपोलराइजेशन की तैयारी होगी, ताकि अब नेक्स्ट सिग्नल अगर मान लो कोई नेक्स्ट स्टिमुलेंट आ रहा है तो उसे अब कंडक्ट किया जा सके, इसके लिए वापस से हमें नॉर्मल स्टेट में आना होगा। ठीक है, एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आना होगा। अब क्या हो रहा होगा? अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, तो नाउ दे विल ओपन एंड इन दैट केस द पोटेशियम विल फ्लो आउटसाइड। ठीक है, पोटेशियम बाहर जा रहा है ताकि नेगेटिव पोटेंशियल को वापस से लाया जा सके। ठीक है, एंड देन जब यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, फिर अब वापस से नॉर्मल पोटेंशियल लाने के लिए, ठीक है, क्या हो रहा है? यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा से बैकग्राउंड में काम ही कर रहा था, ये ले आएगा। ठीक है, इस तरीके। तो ना ये हमने कैसे कहा कि अंदर के साइड नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ये बात हमने कैसे कही? तो हम क्या करते हैं, ये सेल होगा, सेल के इस साइड यानी सेल के अंदर साइटोसोलिक साइड हमने एक इलेक्ट्रोड को प्लेस किया और दूसरा इलेक्ट्रोड सेल के बाहर। ठीक है, हो सकता है हमने यहाँ पे कोई पावर सप्लाई भी कनेक्ट करा दी हो इस तरीके से, और कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हो। तो नाउ इट विल मेजर कि बाहर के साइड कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है, और अंदर के साइड कितना पोटेंशियल है। अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा अंदर की साइड रिलेटिवली नेगेटिव पोटेंशियल को मेंटेन करके रखा जाता है। इसलिए हमें पता है कि सेल के अंदर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन सो क्या बात लिखी हुई यहाँ पे? ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल द सिग्नल प्रोपोगेट्स डाउन द न्यूरॉन लीड्स टू चेंज इन वोल्टेज। तो जब एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट हो रहा होगा न्यूरॉन के थ्रू, ऐसे में जो चेंज होगा वो आप वोल्टेज के रूप में नोटिस कर पाएंगे। तो अ माइक्रो इलेक्ट्रोड इट इज इंसर्टेड इनटू द ब्रेन। हम क्या करेंगे? तो माइक्रो इलेक्ट्रोड हो सकता है ग्लास वाला या फिर मेटल वाला, तो इट इज जनरली मेटल इलेक्ट्रोड ओनली। So a microelectrode is inserted into the brain where it can record the rate of change in voltage with respect to time. हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज चेंज को समय के हिसाब से नोटिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ 0 से लेके 5, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं यहाँ तक 4। ठीक है, तो करीबन 4 मिली सेकेंड या 5 मिली सेकेंड के अंदर वापस से आपका न्यूरॉन तैयार है नेक्स्ट इम्पल्स को भेजने के लिए। ठीक है, तो हम ये चीज देख सकते हैं, ये सारी चीजें विद इन कुछ मिली सेकेंड्स हो गई। देन आगे बात करें तो देयर कुड बी वेरियस काइंड्स ऑफ सिग्नल प्रोपोगेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। ये ब्लू कलर का देखिए, ये कुछ इस तरीके का वेव है, यहाँ पे ये कुछ अलग तरीके का वेव है, और ये कुछ अलग तरीके का वेव है। इधर हम मिली वोल्ट्स नाप रहे हैं, इधर हम समय नाप रहे हैं। तो देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स, आप देख सकते हैं सब में डिफरेंस। नाउ अब हम इसी डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो लेट्स से कि सम ऑफ यू लाइक्स वरुण धवन एंड सम ऑफ यू लाइक्स, आप प्रतीक्षा, क्या क्या हुआ आप लोग को? प्रतीक्षा, पदम, हैंड क्यों रेज किया हुआ है? लोअर कर लीजिए, ऐसे हाथ रेज करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ आपको पूछना हो या कुछ कहना हो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये जो नॉइज आ रही है आपको, ये किसी और वजह से आ रही है, क्योंकि अभी वॉइस बहुत ही लो है, बगल से बहुत लो वॉइस आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम है एंड देयर इज नोबडी अवेलेबल राइट नाउ। मैं इसे सॉल्व भी नहीं कर सकता। किसी कुछ कहना है क्या, या फिर मैं कंटिन्यू करूं?
बैक वॉइस अभी भी ज्यादा आ रही है क्या? ज्यादा है वो नॉइज से? ज्यादा नॉइज है? मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज, एक लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो व्हाट आई कैन से इज action potential action potential is due to influx or efflux of ions, efflux of ions, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल्स वी विल सी, ठीक है? अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्शन पोटेंशियल होते हैं। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज कि अगर मान लो आप में से कुछ लोग वरुण धवन को चाहते हैं, कुछ लोग आलिया भट्ट को चाहते हैं, तो हर एक के ब्रेन में अलग अलग तरीके का न्यूरोनल पाथवे चलेगा। या फिर एक ही इंडिविजुअल की बात करें, वैसे कुछ लोग आपको ज्यादा पसंद होंगे, कुछ लोग कम, और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो ऐसे में आपके दिमाग में या आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरोनल पाथवे चलने लगते हैं, ठीक है? सो हम उन्हीं की एक्टिविटीज को मेजर करते हैं एंड वी गेट टू नो द आइडिया कि ब्रेन कैसे काम करता है या कौन सा रीजन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यानी कुछ हो सकते हैं कि स्मेल सेंसिंग के लिए हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कि विजुअल रिसेप्शन के लिए हो सकते हैं, एंड सो कुछ रीजंस मेमोरी के लिए हो सकते हैं, ऐसे कुछ। तो न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन medial temporal lobe fire selectively to images of faces. So there is a selective firing, okay, to various objects, animals, scenes, etc. नाउ तो यही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं और हर एक इंडिविजुअल के लिए या ऑब्जेक्ट और सीन्स के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई है कि कैसी न्यूरोनल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यू कैन सी देयर कुड बी अ डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। ऐसा कुछ देखिए यहाँ पे आप, ये आप देख सकते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? नाउ आगे बात करते हैं। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अभी हमने एक सेल के बारे में बात की, सेल के आसपास इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया था, बेसिकली माइक्रो इलेक्ट्रोड को प्लेस किया था और हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोटिस कर रहे थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ईईजी, तो इट मेजर्स, देखते हैं उर्मिला, अभी रुक जाओ, अभी देखते हैं, ठीक है? तो measures electrical activity of the brain using electrodes placed on the skull. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, तो स्काल के ऊपर इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर दिया गया है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ईईजी, ठीक है? नाउ यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रोड्स दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग द स्कैल्प। तो ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक हुई, इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेक्निक, ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। इसी का मॉडिफाइड वर्जन है इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राम, मॉडिफाइड वर्जन है इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राम, जो कि एक इन्वेजिव टेक्निक है, ठीक है? ये इन्वेजिव टेक्निक है। नाउ अब अगर आप स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब जो बाहरी रीजन होगा, ये जो ब्रेन होगा, इसका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला रीजन, आप सिर्फ उसी की एक्टिविटी मेजर कर पाएंगे, राइट? आप इसी की एक्टिविटी मेजर कर पाएंगे। और अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करनी है, तो फिर आपको इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करना होगा। तो वहां पे कोई इन्वेजिव टेक्निक सच एज इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राम यूज। और क्योंकि क्योंकि आपने इलेक्ट्रोड को स्कैल्प पे लगाया है, इसका मतलब ये इट्स अ काइंड ऑफ नॉट दैट प्रिसाइज टेक्निक, इतनी ज्यादा प्रिसीजन नहीं होगी, ठीक है? देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो इट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्काल। यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
सो इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, आप मेजर करें, ये देख रहे हैं आप कैसे पैटर्न है, इलेक्ट्रोड्स का प्लेस किया गया है। देन इट डिटेक्ट्स एक्टिविटी ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन दैट आर एक्टिव एट द सेम टाइम। एक बार में आप कई सारे न्यूरॉन्स को इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं, तो आप कोई सिंगल न्यूरॉन नहीं, सब मल्टीपल न्यूरॉन्स को आप स्टडी कर रहे हैं। देन so it is primarily used to measure the post synaptic potential। ये पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल मतलब कि मान लो ये कोई और न्यूरॉन हो, ये पहला वाला न्यूरॉन हो और हमारे पास यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन हो, इस तरीके से मान लीजिए, तो यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेजेस रिलीज होंगे। तो इट इट इज नॉट मेजरिंग, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इट इज नॉट मेजरिंग द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इस यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं विद इन द सेल, इसे ये मेजर नहीं कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो उस समय एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितनी थी। तो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज इट मेजर्स, और आई कैन से इट primarily measures postsynaptic potential, postsynaptic potential, okay? That is neurotransmitter release, neurotransmitter release। ठीक है, उसे मेजर करेगा। हाँ, कह सकते हो देयर एफिशिएंट हमेशा होंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि इंस्ट्रूमेंट आपका कितना सेंसिटिव है और क्या मेथोडोलॉजी आप अपना रहे हैं। ठीक है, पर हाँ, अगर आपने मान लीजिए दोनों सेम स्टैंडर्ड के हों तो ऑलवेज इन्वेजिव टेक्निक विल बी बेटर। इन्वेजिव मतलब जहां पे आप इंसर्ट, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे पिन टाइप होता और ये ब्रेन के अंदर जा रहा होता, फिर इसे आप इन्वेजिव टेक्निक कहते हैं। आप बायोलॉजिकल एंटिटी के अंदर मतलब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आप कोई सैंपल विड्रॉ कर रहे हैं। देन आगे बात करते हैं। तो जब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आईज क्लोज होती हैं, तो जब आई क्लोज होती है तो अल्फा वेव्स रिलीज होती हैं। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वेव्स व्हिच आर रिलीज। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। जरा देखिए, यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक बार आई ओपन है और आई क्लोज्ड है, और यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं। सो हियर देयर इज टाइम, ये टाइम इंटरवल है, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं ऑफ द ब्रेन। तो यू कैन सी व्हेन द आईज ओपन, तो ऐसा कुछ सिग्नल आ रहा है, और जब आई क्लोज की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए रीडिंग फर्दर ऐसी कुछ आ रही है, इधर आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी दैट देयर इज वेरियस पैटर्न्स, यहाँ पे वेरियस पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के। okay? तो नाउ हमें इससे भी मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो electroencephalogram, it is being used to measure brain activity that occurs during an event। मान लीजिए आपको देखना हो कि कोई पर्सन है, मान लो कि कुछ से इमोशनल डैमेज है, या फिर मान लीजिए कि that person have suffered some kind of accident which have hampered the brain activity या neuronal activity। so what you want to do, आप एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोटिस करेंगे बाय शोइंग हिम डिफरेंट स्टिमुलस और लेट्स से सीन्स, ऑब्जेक्ट्स, फेसेस एक्सेट्रा, और एक पेशेंट को लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर किस तरीके, उसके ब्रेन के अंदर किस तरीके की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही हो। okay? So it can be used to measure brain activity that occurs during an event or to measure spontaneous brain activity। तो हम इसे ब्रेन डैमेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक्टिविटी दैट occurs, तो क्या है मतलब इसका, एक्टिविटी दैट इज occurring in association with an event, किसी इवेंट से जुड़ी हुई कुछ ब्रेन में हलचल, उसे आप नोटिस कर सकते हैं। इसे आप कहते हैं इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। तो आप किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, तो ब्रेन एक्टिविटी कैसी होती है जब कोई इवेंट होता है उसके लिए, और टू मेजर स्पॉन्टेनियस ब्रेन एक्टिविटी, अचानक से कोई चीज सामने आ गई तो फिर कैसा रिस्पॉन्स था ब्रेन का उसके लिए, या फिर किसी पार्टिकुलर घटना से रिलेटेड पोटेंशियल, यानी किस तरीके का पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ना एक और चीज आपको इम्पोर्टेंटली मैं बता दूं
इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, और बनेंगे भी तो बहुत ही मतलब कि दे विल बी वेरी सिंपलिस्टिक टाइप। ज्यादा स्ट्रेस ना लें, जो बातें लिखी हुई स्लाइड में उससे ज्यादा हमें नहीं समझना है। ठीक है? तो इट हैव अ वैरायटी ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन इसके एप्लीकेशंस हैं। तो ये देखिए ब्रेन किस किस तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। हाँ, मैच में आए, मैच द फॉलोइंग में आए हुए हैं। तो ये देखिए, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, थीटा रेज एंड डेल्टा रेज। ठीक है? तो गामा में देखिए, गामा एक्टिविटी क्या है या गामा वेव्स क्या है। तो इट इज व्हेन जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो उस समय गामा रेज एमिट होती है या गामा वेव्स ब्रेन में दिखती है इस तरीके की। फिर बीटा वेव्स जो कि कम फ्रीक्वेंसी की है एज कंपेयर टू गामा वेव्स। आप क्या देख रहे हैं, व्हेन वी आर बिजी और द ब्रेन इज एक्टिव, उस समय बीटा वेव्स देखने को मिलेंगी। अल्फा वेव्स तब जब हम रिफ्लेक्टिव या रेस्टफुल मोड में होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम है। और थीटा वेव्स जब हम हमें बैठे बैठे जैसे नींद लग रही हो या आलसपन लग रहा हो, ठीक है, तो उस समय आप देख रहे हैं थीटा वेव्स। तो ये कुछ कम फ्रीक्वेंसी वाली हैं। और डेल्टा वेव्स जब आप सो रहे होते हैं या सपने देख रहे होते हैं तब। तो यहाँ पे ये जो वेव्स हैं गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं कुछ होती है अबाउट 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज के अराउंड होती है। जो आपका बीटा वेव है, बीटा वेव का करीबन 20 मेगाहर्ट्ज होता है। उसके अलावा जो अल्फा वेव्स होती हैं उनकी कुछ 15 टू 18 मेगाहर्ट्ज होती हैं, और थीटा वेव्स की कुछ 10 टू 12 मेगाहर्ट्ज होती है, और डेल्टा वेव्स की करीबन 5 या 5.8 मेगाहर्ट्ज कह सकते हैं, इतनी कुछ 5 टू 8 कह लीजिए, 5 टू 8 मेगाहर्ट्ज देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी कुछ देखने को मिलती है। Brain activity when most awakened state, more peaks can be. That will depend आप किस मूड में, अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आप देखेंगे कि थीटा वेव्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, तो जब थीटा वेव्स कब देखने को मिलती है, जब आप ड्राउजी फील कर रहे होते हैं, मतलब जब नॉट मीनिंग यू आर फीलिंग स्लीपी। ठीक है, ड्राउजीनेस फील कर रहे होते हैं, या फिर मान लीजिए आप इमोशनल स्ट्रेस में हो तब। तो जनरली जब हम जागते रहते हैं तब आपको थीटा वेव्स नहीं दिखनी चाहिए। मतलब किसी के ब्रेन में या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर थीटा वेव्स अगर जगते हुए दिख रही है, तो इट मींस देयर इज सम और द अदर काइंड ऑफ न्यूरोनल और ब्रेन डैमेज। ऐसी आप जनरल बातें कह सकते हैं। बाकी मैं कोई इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे जो बातें पता है इन जनरल वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस इतनी काफी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है गामा वेव्स की और सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी है डेल्टा वेव्स की। नहीं, ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इट इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस। तो ईईजी के एडवांटेजेस क्या हैं? तो क्योंकि आपको कोई इन्वेसिव टेक्निक नहीं यूज कर रहे हैं, तो कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं चाहिए होगा, तो इट्स अ रिलेटिवली लो कॉस्ट। इट कैन मेजर ब्रेन एक्टिविटी ऑन द ऑर्डर ऑफ मिलीसेकेंड्स। तो मिलीसेकेंड्स के ऑर्डर पे भी आप एक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? तो देयर इज अ पुअर स्पेटियल प्रिसीजन। क्यों? क्योंकि आपने बाहरी रूप में यानी स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड्स है उनको प्लेस कर रखा है। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली आ कहाँ से रहे हैं। हो सकता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच से जनरेट हो रहे हो, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आया कहाँ से। Then it have limited ability to accurately record from structures deeper than the cortex। तो जो कॉर्टेक्स यानी जो बाहरी लेयर है ब्रेन की, वहां से आप एक्टिविटी को तब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर जो अंदर वाली लेयर्स है वहां पे आप रिकॉर्ड शायद ना कर पाए। अगर अंदर की लेयर से आपको रिकॉर्ड करना है तो फिर आप कुछ और यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं जरा देखते हैं। तो वी कैन गो फॉर इन्वेजिव ईईजी। फिर हम इन्वेजिव इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम के लिए जा सकते हैं।
देखो यहाँ पे क्या किया है, ब्रेन को इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया, एक है फ्रंटल और एक है ऑसिपिटल लोब और पीछे में है सेरिबेलम। ठीक है, तो अब आप क्या करें, जिस भी रीजन को स्टडी करना है वहां पे आप इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर दें। आप देख सकते हैं इस माउस के अंदर, देखिए ये इलेक्ट्रोड्स, यानी कि आपने वाया सम काइंड ऑफ ऑपरेशन यू हैव प्लेस्ड द इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो चूहा है इसके आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करवाइए और देखिए कि ब्रेन के अंदर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो व्हाट वी डू, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सो कि मान लो कि कुछ समय तक आपने इलेक्ट्रोड्स को लगा के रखा, धीरे धीरे देखा गया कि इलेक्ट्रोड से एक्टिविटी आना कम हो गई है, सिग्नल्स आना कम हो गए, तो क्या वजह हो सकती है, कुछ क्वेश्चन आया था। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हियर वी गो फॉर नाइक्रोम कोटेड स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, हम स्टेनलेस स्टील के नाइक्रोम कोटेड इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं which can be implanted in the brain for chronically recording the electrical activity of deep brain structure। मतलब कि अगर आप एक और ऑपरेशन करके इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर रहे हैं विद इन द ब्रेन प्रिसाइजली, तो इसे आप, ऐसा नहीं होता कि बस एक दिन के लिए किया, नहीं, इसे आप करीबन 5-6 महीने भी चल सकता है, मतलब कुछ वीक से लेके कुछ मंथ तक आपका एक्सपेरिमेंट चल सकता है। तो यू कैन डू फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक। नाउ लिमिटेशन इसकी ये है कि अब इन इलेक्ट्रोड्स को फॉरेन बॉडी समझ लिया जाएगा और जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट ग्लायल सेल्स हैं क्या करेंगी, इसके आसपास इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये हो सकता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि अब इस इलेक्ट्रोड से कुछ आयंस आसपास डिपॉजिट होंगे और जब ऐसा होगा तो फिर जो न्यूरॉन्स होंगे इस इलेक्ट्रोड के अगल बगल वो सारे डेड हो जाएंगे और जब डेड न्यूरॉन्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंसिटिविटी कम हो जाए। So the power of electroencephalogram waves may decrease with time after electrode implantation। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि there will be degeneration of neurons, यानी न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है surrounding the electrode tips due to metal ion deposition। दूसरी वजह कि ग्लायल सेल्स, ठीक है, ये जो न्यूरोनल एक्टिविटी नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पास नहीं करते, कुछ और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे विल अक्यूमुलेट सराउंडिंग द एक्सपोज्ड टिप, तो दे विल फॉर्म अ इंसुलेशन कवरिंग। ठीक है, एक इंसुलेशन की कवरिंग बना लेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स अब कम सेंसिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ठीक है सर। ड्यूरिंग EEG is there observation of oxygenation due to blood flow? देखेंगे ना उर्मिला, देखेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कुछ टॉपिक्स जो मैं सोचा था कवर करवा लूंगा पर नहीं करवा पाया था और ऐसे क्वेश्चंस भी आ गए होंगे, कोई बात नहीं, अभी देख लो ना, क्लास खत्म होने दो और क्लास खत्म होते होते आपके क्वेश्चंस का आंसर ना मिले फिर आप जब पूछे, थोड़ी देर बस शांति से सुन लें, देखिए आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाने चाहिए होपफुली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन कमिंग टू पैच क्लैंप टेक्निक, ये पैच क्लैंप टेक्निक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो देखो, पहली बात अगर कोई पूछे कि पैच क्लैंप टेक्निक क्यों यूज करते हैं, तो क्या कहेंगे कि आयन चैनल की एक्टिविटी को स्टडी करने के, चाहे तो एक आयन चैनल को स्टडी करें या मल्टीपल आयन चैनल को स्टडी करें। तो इट अलाउज द स्टडी ऑफ सिंगल और मल्टीपल आयन चैनल्स इन अ सेल। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ आयन चैनल, 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं मेजरली। एक होता है लिगैंड गेटेड, so they will open when some or the other ions bind to the ion channel। ये मान लो जैसे एस्टाइल कोलिन है तो वो बाइंड हो गया, या फिर कोई और तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गया, तो हमारा पार्टिकुलर आयन चैनल ओपन होगा। अब ये आयन चैनल स्पेसिफिक होगा टू एन आयन, जैसे हो सकता है सोडियम चैनल हो सकता है, पोटेशियम चैनल हो सकता है, क्लोरीन चैनल हो सकता है एंड सो ऑन। फिर दूसरे होते हैं मैकेनिकली गेटेड, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो तो दीज आर प्रेशर सेंसिटिव, यानी प्रेशर जब अप्लाई हो तो ये ओपन हो जाए, जैसे कि आपके हेयर सेल्स में होते हैं। तो जो आपको साउंड सुनाई देती है व्हाई इट इज सो, तो जब
यानी आपकी जब कान में या ईयर ड्रम्स पे जब भी कोई साउंड स्ट्राइक करती है, ऐसे में आस-पास प्रेजेंट जो हेयर सेल्स होते हैं दे विल वाइब्रेट, वो अपनी जगह पे ऐसे मूव करेंगे। उनसे एसोसिएटेड कुछ मैकेनिकली गेटेड चैनल्स होते हैं, दे विल ओपन अप एंड दैट विल बी परसीव्ड एज अ साउंड। या फिर इस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, फिर ब्रेन बताएगा कि अच्छा ऐसी ऐसी आवाजें आपको सुनाई दे रही है। ठीक है। देन देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूटिव चैनल जो हमेशा ही ओपन रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, और कुछ वोल्टेज गेटेड, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है तब ये ओपन होंगे, तब ये ओपन होते हैं, तो इन्हें कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, ये 4 तरीके के चैनल्स हो सकते। नाउ अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने कोई ग्लास माइक्रोपाइपेट ली, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल्ड है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल्ड है यहाँ पे। जो भी कंडीशन हमें देनी है, ठीक है, यानी मान लो कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड एक्स, हमें स्टडी करना है कि इसका एक्टिविटी यानी इसका क्या अफेक्ट होगा ऑन द आयन चैनल, ये हमें स्टडी करना हो। या फिर हमें देखना हो कि अगर आयन की सो एंड सो कंसंट्रेशन हो, मतलब कुछ आपने अपने मन से बनाई ना, तो अगर आप इतनी कंसंट्रेशन रखें तो उसकी वजह से आयन चैनल पे की एक्टिविटी पे क्या फर्क आता है, ये ऐसी सारी बातें आप स्टडी कर सकते हैं बाय प्लेसिंग अ ग्लास माइक्रोपाइपेट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करनी है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में एक इलेक्ट्रोड भी रहता है, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रोड हो सकता है। ठीक है, तो जो भी चेंज आएगा यहाँ पे आयन कंसंट्रेशन में, तो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह नोट कर लेंगे। लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इस माइक्रोपाइपेट को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच कराया, ठीक है, एंड देन यू क्रिएट अ स्लाइट सक्शन प्रेशर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सक्शन प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है थोड़ी सी एलिवेट हो जाएगी, और ये चैनल यहाँ पे आ गया। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर आयन चैनल के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसे सक करके यहाँ से डिटैच भी करा सकते हैं, यानी यहाँ से आप इसे चाहे तो डिटैच भी करा सकते हैं, अप्लाई मोर प्रेशर। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन के पास सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है, इस फाउंड ऑफ लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी होगी, तो यहाँ से अगर आपने इसे डिटैच भी करा दिया, इसे आपने यहाँ से अलग भी करवा दिया, मेम्ब्रेन वापस से सील हो जाएगी, और ये जो है ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, विल फॉर्म सम काइंड ऑफ सीलिंग स्ट्रक्चर। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही आप आयन चैनल को स्टडी करें, आप मोर देन वन आयन चैनल को भी स्टडी कर सकते हैं। तो हियर यू कैन सी, इस तरीके से सक्शन प्रेशर लगाया, you can see a electrode, this is a electrode. So with mild suction a patch of membrane, क्यों नाम पड़ा इसका पैच क्लैंप, तो a patch of membrane from the intact cell can be attached, तो आप एक पैच को अटैच करने with the patch of a membrane attached to the electrode, okay? So it is tightly attached to the tip of the micropipette filled with an electrolyte solution, okay? which and containing an electronic conductor so called patch electrode, इसे आप क्या कहेंगे, पैच इलेक्ट्रोड कहेंगे। देन तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड को मेम्ब्रेन के ऊपर प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड आप सेल के विद इन प्लेस कर रहे हैं, और अब आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सम पावर सप्लाई एंड सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन यू आर गोइंग टू मेजर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फर्क आया है। देखो, वन इलेक्ट्रोड इज अप्लाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आयन चैनल आपको स्टडी करना है उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, कंटेनिंग वन और फ्यू आयन चैनल्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोड इंसर्टेड इनटू द तो आपने एक इलेक्ट्रोड को साइटोसोल में प्लेस किया है, दूसरे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देख सकते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे प्लेस है इलेक्ट्रोड, दूसरा कहाँ पे, साइटोसोल के अंदर। अब हम यहाँ पे अगेंस्ट टाइम मेजर करेंगे क्या चेंज आ रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज आ रहा है।
देखिए अब आपने यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन दी होगी, ठीक है, तो अब आप एक्टिविटी नोटिस कर रहे हैं इस तरीके से। जब चैनल ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब चैनल क्लोज्ड है तो क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ जनरेट हो रहा है। नाउ अब देखिए इस पैच क्लैम्प टेक्निक के कुछ वेरिएंट फॉर्म्स हो सकते हैं। बेसिकली टू फॉर्म्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो वन इज इनसाइड सॉरी तो वन इज इनसाइड आउट एंड वन इज आउटसाइड आउट। इसे कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्साइड पैच टेक्निक्स। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आप चाहे तो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन को यानी इस पैच को लगे रहने दें, या फिर सेल से आप इसे अलग भी करवा सकते हैं। इस पैच को आप अलग भी करा सकते हैं बाई बाई अप्लाइंग मोर प्रेशर। आप इसे यहाँ से सक्शन से अलग भी करा सकते हैं। जब आपने इसे अलग कराया तो हो सकता है कि जैसे मान लो सेल इस तरीके से, मान लो जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से प्रेजेंट, ये जो पाम वाला साइड है वो अंदर की तरफ है, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये बाहर की तरफ। क्या हो सकता है कि एक बार जब आपका पैच अलग हुआ वो इस तरीके से सील हो सकता है, इस तरीके से, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो पाम वाला एरिया हो ये बाहर की तरफ आ जाए, यानी ऐसा लगे जैसे कि किसी ने हड्डियां बाहर निकाल दी हो, स्केलेटन है आपकी बॉडी में, किसी ने हड्डियां बाहर निकाल दी और आपकी स्किन जो है वो अंदर चली जाए, तो ऐसा लगेगा कि मानो गोस्ट को देख लिया। ये वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। अगर मान लो जो इनर लीफलेट थी वो आउटसाइड आ जाए और जो आउटर लीफलेट थी वो इनसाइड चली जाए, इसे हम कहेंगे आउटसाइड आउट टेक्निक। और इनसाइड आउट का मतलब जब राइट साइड आउट, राइट साइड आउट का मतलब जो आउटर थी वो आउटर रहे, जो इनर थी वो इनर रहे। तो these आर द वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ द एक्साइड पैच टेक्निक। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने सक्शन प्रेशर अप्लाई किया, फिर आपने पुल कर लिया। अब डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से अब आपके पास मेम्ब्रेन आई है, ठीक है, तो इट कुड बी इनसाइड आउट और इट कुड बी आउटसाइड आउट, ठीक है। देन तो होल सेल पैच, और दूसरा है कि आप पूरे का पूरा होल सेल पैच अलाउ स्टडी द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द एंटायर सेल सच एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर आप सेल से ही कनेक्ट, मतलब कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड को आपने सेल के साथ ही कनेक्ट करके रखा है, जिसे आप कहेंगे होल सेल। यहाँ पे आप पूरे का पूरा सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कैसे डिफरेंस आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे मेजर कर। इनसाइड आउट आउटसाइड आउट ऐसे समझ लो। इनसाइड आउट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैंने इस सेल को इस तरीके से फ्रेगमेंट कराया, ठीक है, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो क्या होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन के पास सेल्फ सीलेंट प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, तो ऐसे में क्या हो सकता है, जो भी इनर लीफलेट थी वो अंदर की तरफ ही रहती और जो बाहरी लीफलेट थी वो बाहर की तरफ ही रहती, तो इसे हम कहते हैं राइट साइड आउट, या यानी इसे हम कहते हैं आउटसाइड आउट वाला, ठीक है। जबकि अगर मान लो जो इनर लीफलेट थी, ये मान लो से मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, जो इनर लीफलेट थी वो बाहर की तरफ आ जाए और जो आउटर लीफलेट थी वो अंदर चली जाए, हम कहते हैं इनसाइड आउट या गोस्ट वेसिकल। इसे क्या कहेंगे, गोस्ट वेसिकल। ये अनयूजुअल टाइप की हुई। ऐसे में क्या होगा, तो जो भी आपका चैनल था, मान लो ये चैनल था, तो अगर मान लो ये वाला इंटरनल साइड हुआ करता था, ये इंटरनल साइड हुआ करता था, ये वाला, तो अब क्या होगा, ये जो इंटरनल साइड है अब वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसे हम इनसाइड आउट या आउटसाइड आउट कहते हैं। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि माइक्रोपाइपेट को आपने सेल के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करा दिया, तो आप पूरे सेल का, एंटायर सेल का मेम्ब्रेन या किस तरीके से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसे आप मेजर कर सकते हैं। तो आप एक सिंगल आयन चैनल से लेके पूरे कंप्लीट सेल को भी स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनसाइड आउट आउटसाइड आउट शायद वो उल्टा हो गया होगा, तो ऐसे समझ लो, इनसाइड आउट का मतलब क्या है, नाम में लगा हुआ है। इनसाइड आउट का मतलब होता है इनसाइड, अंदर वाला बाहर आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, गोस्ट। ये क्या हो गया, आपका गोस्ट वेसिकल हो जाएगा, यानी कि जैसे मान लो कि
जो अंदर अंदर की स्केलेटन्स हैं उसे आप बाहर ले आइए, स्किन को अंदर भेज दीजिए, इसे हम क्या कहेंगे, इनसाइड आउट। नाम से ही समझ लो, हो सकता है देखो बोलने में हो सकता है गड़बड़ हो गई हो, तो नाम से समझ लो इनसाइड आउट हो जाना। और जब आउटसाइड ही आउट रहे, यानी नॉर्मल जो था वैसे ही रहे, तो उसे हम आउटसाइड आउट कहें। ठीक है, देन अब देखो यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स। ठीक है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। ठीक है, अब इसके अराउंड मतलब कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे पोजिशन करूं, एक इलेक्ट्रोड को यहाँ पे पोजिशन करूं, तो इट विल नॉट बी इजी टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी इजी टास्क का मतलब कि मेरे को अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल नापना होता अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो क्योंकि यहाँ पे बाई लेयर है, तो यहाँ पे इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, क्योंकि देखो बाहरी मेम्ब्रेन किसी भी तरीके का परमेबिलिटी बैरियर का रोल प्ले तो करती नहीं है। यहाँ पे आपके पास होते हैं पोरिन प्रोटीन्स जो कि बहुत बड़े होते हैं, यानी इनके थ्रू छोटे मोटे प्रोटीन्स आराम से अंदर बाहर जा सकते हैं, अबाउट 10 किलो डाल्टन या उससे भी थोड़े से बड़े, वो आराम से अंदर बाहर जा सकते हैं। हमें क्या करना था, हमें इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना था। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बाइलेयर स्ट्रक्चर है। तो फिर अब क्या करें, तो ऐसे में हम यूज करते हैं डाइस का, डाइस का यूज करेंगे। सो देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ डाइस, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिव डाइस। कौन कौन सी डाइस होती है, एक होती है आप यूज कर सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिव डाइस, और दूसरी होती है कैटायनिक डाइस। कैटायनिक डाइस, देखते हैं क्या होती है दोनों एक बार। तो वोल्टेज सेंसिटिव डाइस या आप इन्हें पोटेंशियोमेट्रिक डाइस कहिए, they are used to monitor the electrical activity inside cell organelle where it is not possible to insert an electrode such as mitochondria. वोल्टेज सेंसिटिव डाई का आप यूज वहां पे करेंगे जहां पे इलेक्ट्रोड को प्लेस कर पाना मुमकिन ना हो। ठीक है, so to monitor the electrical activity inside cell organelle where it is not possible to insert an electrode such as the mitochondria. तो जो कॉमनली यूज्ड वोल्टेज सेंसिटिव डाई होती हैं जैसे कि अमाइनो नेप्थाइल या नेप्थाइल इथानाइल पाइरिडीनियम, ANEP डाई, आप इसका नाम नोट कर सकते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिव डाई कौन सी है, ANEP डाई। तो ये क्या करेगी, तो जैसे मान लो कि वोल्टेज बदला, सेल के अंदर वोल्टेज बदल गया या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वोल्टेज बदल गया, इनका कलर चेंज हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अभी कैसा पोटेंशियल चल रहा हो। क्या, ANP अमाइनो नेप्थाइल इथानाइल पाइरिडीनियम। इसके अलावा आप कई सारे फ्लोरोसेंट लिपोफिलिक कैटायनिक डाइस का भी यूज कर सकते हैं। ये कैसे हैं, ये लिपोफिलिक है मतलब कि लिपिड मेम्ब्रेन के साथ सॉल्युबल हैं, आराम से मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, ठीक है, डिफ्यूज हो सकते हैं। एंड दे फ्लोरेस, आप इन्हें किसी पार्टिकुलर तरीके की वेवलेंथ दीजिए, एक्साइट होंगे और एमिशन करेंगे। तो देयर आर सेवरल फ्लोरोसेंट लिपोफिलिक कैटायनिक डाइस, ये पॉजिटिवली चार्ज डाइस। तो जैसे कि TMRE हो गया, रोडामाइन 123, JC1, ये कुछ डाइस हैं। सो मोर पोलराइज माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे इंटीरियर नेगेटिव होगा विल अकुमुलेट मोर ऑफ कैटायनिक डाइस, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इंटीरियर के साइड नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अंदर के साइड इकट्ठे हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। देन अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ, वैसे में क्या होगा, ये डाइस बाहर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और आप इन्हें आराम से कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी या कोई और तरीके की फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो फ्लोरोसेंट डाई अक्यूमुलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज देन ऑप्टिकली डिटेक्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हैं, अभी देखिए कैसा कलर है, और जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके का कलर आ रहा है। ठीक है, ड्यू टू द you can say preferential deposition of fluorescent dye towards the particular voltage, ये particular potential, ये आप देख सकते हैं।
आपको आराम से पता चल जाएगा कि कैसी एक्टिविटी चल रही है। देन आगे बात करते हैं। सो आप यूज कर सकते हैं, एक तो है वोल्टेज सेंसिटिव डाइस, दूसरी है कैटायनिक डाइस। आगे ये सब बात हुई, अभी तक हम सेल के अंदर या सेल के ऊपर की बात कर रहे थे। पहले हमने एक पार्टिकुलर आयन चैनल की बात की, फिर हमने सेल के ऊपर की बात की, यानी सेल को आप स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि आप चाहें तो एक पार्टिकुलर ऑर्गन को भी स्टडी कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर हमें फुल बॉडी स्कैन की बात करनी हो, यानी फुल बॉडी को स्टडी करना हो, या मे बी फ्यू ऑर्गन्स आल्सो, तो हम कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं क्या देखते हैं। उनमें से सबसे पहला है सीटी स्कैन या कैट स्कैन, which stands for computed axial tomography। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, जस्ट गिव मी फॉर अ मोमेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होगी, सब होगा। हाँ, सिंगल माइक्रोपाइपेट कैन रिकॉर्ड मल्टीपल आयन चैनल, बिल्कुल सही बात है, कर सकता है। यही बात मैंने आपसे कही, इवन यू कैन स्टडी एट द सेल लेवल, ये सेलुलर लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं, मल्टीपल आयन चैनल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, और सिंगल आयन चैनल को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सबको आप स्टडी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सीटी या कैट स्कैन के बारे में। तो इट्स ए इमेजिंग प्रोसीजर दैट यूजेस computer process combination of many x-ray measurements taken from different angles। देखो यहाँ पे क्या होता है, what you will do, you will have some light source, लाइट सोर्स हो सकती है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई डिटेक्टर हो सकता है। व्हाट विल हैपन इज, अब इसके बीच में आपका कुछ सैंपल हो सकता है, जैसे हमारा हाथ हो सकता है या पूरी बॉडी हो सकती है, एंड दीज आर रोटेटेबल, ये क्या हो सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं, एंड दे विल टेक अ 360 डिग्री इमेज ऑफ योर होल बॉडी, यानी आपकी कंप्लीट बॉडी का एक्सरे हो रहा है, ऐसा आप समझ लें। तो दिस वर्चुअल स्लाइसिंग, फिर इन सारी इमेज को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल इमेज बनाई जा सकती है।
बेसिकली सीटी स्कैन इज फॉर बॉडीली या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर स्टडी, एनाटॉमी स्टडी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो इमेजेस ऑफ ब्रेन ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज, तो आप इवन ब्रेन का भी इमेज ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं? तो हो सकता है जैसे मान लो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, पूरा यहाँ तक मतलब आपने क्या किया, ब्रेन को स्टडी किया। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप एक्सरे कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं वेरियस इमेजेस जनरेटेड। तो यहाँ पे आपको कहीं पे आई लोब भी दिखेगी, ये आई बॉल्स, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे एंगल्स दिए गए तरीके से। नाउ तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, कोई लाइट सोर्स होगी, इट इज पासिंग थ्रू द सैंपल प्लेस इन बिटवीन, एंड बिकॉज द रेस विल बी डिफरेंशियली एब्सॉर्ब एंड सो विल द इमेज फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इट इज रोटेटिंग, यहाँ पे अभी इधर प्लेस्ड है, फिर यहाँ पे ऐसे चला गया नीचे, ऊपर से नीचे तक स्कैन करेंगे। तो देखिए, देख रहे हैं कि आप डिफरेंट, जब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ के ऊपर आप इमेज ले रहे हैं, यू कैन सी वेरियस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप नेजल कैविटी को भी देख सकते हैं, ये देखिएगा ये आएगा, देख रहे हैं? तो सिंपली यू आर, यानी कि सिंपल से आप ये समझ लें, सीटी स्कैन में नथिंग, कुछ नहीं है, बस आपका जो एक्सरे मशीन है, इट इज रोटेटेबल, इट इज माउंटेड ऑन ए रोटेटेबल अपर्चर, यानी कि वो घूम सकता है, और यानी इट कैन स्कैन द लेंथ। एक टनल होगी, टनल के अंदर ये इस तरीके से प्लेस होगा, ये जो पूरा डिवाइस है ऐसे रोटेट कर सकता है, जिस भी एंगल में चाहे रोटेट कर सकता है। तो सीटी स्कैनिंग ऑफ द हेड एप्लीकेशन क्या क्या है यहाँ पे। तो सीटी स्कैनिंग ऑफ द हेड इज टिपिकली यूज्ड टू डिटेक्ट इन्फ्रैक्शन। अगर मान लो किसी तरीके का डैमेज हुआ है हेड के रीजन में, या कोई ट्यूमर हो, या लेट्स से कैल्सिफिकेशन, हेमरेज और बोन ट्रॉमा हुआ हो, इन सबको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। हेमरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग होना, मतलब कोई ब्लड वेसल फट जाए और फिर कहीं पे इंटरनल कैविटी में ब्लड इकट्ठा होने लगे, तो उसे कहते हैं हेमरेज। तो इन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सीटी स्कैन करते हैं ऑफ द लंग, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट acute and chronic changes in lung parenchyma. Parenchyma, it's a type of cancerous cells. Okay? तो कैसे कैसे कैंसरस डेवलपमेंट हो रही है, अगर मान लो डिटेक्ट होता है, कैसे कैसे हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। CT टेक्स क्रॉस सेक्शन इमेज ऑफ स्पेसिफिक एरिया, यस कह सकते हैं बिल्कुल, क्रॉस सेक्शन एरिया का 3D में, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी, तो CTA इज कॉन्ट्रास्ट CT, इसे हम यूज करते हैं टू स्टडी द आर्टरीज एंड वेन्स थ्रू आउट द बॉडी। कैट का ही मॉडिफाइड वर्जन है CTA, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी, जो कि इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द CT, यानी और ज्यादा यू कैन से देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन बिटवीन द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। इसे आप यूज करते हैं सो एज टू स्टडी द आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। देन अगर आप हार्ट का सीटी स्कैन करते हैं तो आपको कार्डियक और कोरोनरी एनाटॉमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। एंड सीटी इज ऑफन यूज्ड टू इमेज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स, स्पेशली वंस अराउंड द जॉइंट्स। लेट मी शो यू कैसे, ये इमेज, ठीक है? अगर मान लो मुझे यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है, आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली लगी कहाँ पे चोट, क्या वहां पे फ्रैक्चर हुआ है, ये मस्कुलर पेन है, ठीक है? और अगर मैं एक नॉर्मल सा एक्सरे करवाऊंगा तो ये चोट जो है अंदर की तरफ, इस हड्डी पे कहाँ पे लगी है कभी पता नहीं चलेगी। व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसकी कई जगह से फोटोग्राफ ले सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक्सरे तो जहाँ पे भी कैल्शियम डिपोजिशन होगा वहां पे वो प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब होती है, तो बोन्स में होता है कैल्शियम डिपोजिशन, तो इसलिए एक्सरे दे कैन पेनिट्रेट अवर स्किन। नाउ द थिंग इज दैट, अगर मैं मान लूँ इधर से भी इमेज लूँ, इधर ऐसे करके एज एन ऑब्जर्वर, फिर मैं यहाँ से भी इमेज लूँ, यहाँ से भी लूँ, फिर मैं यहाँ से भी लूँ, यहाँ से भी लूँ, यहाँ से भी लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि आखिरकार हेयर पिन या जो भी आपका फ्रैक्चर हुआ है एक्चुअली हुआ कहाँ था।
ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर को इमेज करने के लिए भी यूज करते हैं। बेसिकली आप यूज कर रहे हैं, जैसे कोरोना में आपने सुना होगा ना, कई लोग सीटी स्कैन करवा रहे थे, जरूरत नहीं भी थी तो भी, जस्ट टू नो दैट कि क्या उन्हें निमोनिया हुआ है कि नहीं। निमोनिया इज ए कंडीशन इन वेयर द फ्लूइड बिल्डअप इज देयर विद इन द लंग्स। ठीक है। तो क्या कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप लंग का एक्सरे कर रहे थे। नाउ रिमेंबर दैट एक्सरे इज नॉट सेफ ना। कोरोना से शायद तब भी कुछ ना हो आपको, पर एक्सरे एक्सपोजर से काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। इट कैन आल्सो लीड टू कैंसर बिकॉज इट्स ए हाईली एनर्जाइज्ड वेव, यू कैन से रेज। ठीक है। तो सीटी स्कैन इज नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली। देन एडवांटेज क्या है? अरे कैसे मिक्स आ सकती है? अभी तो कोई वॉइस नहीं है बगल में, इतनी ज्यादा वॉइस है भी नहीं। ये बीच बीच में आ रही होगी प्लीज। अभी मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, तो मुझे स्टूडियो चेंज करना पड़ेगा। दिमाग क्या नहीं समझ में आ रहा? अरे इसमें समझना कुछ भी नहीं है, बस ऐसे याद करो सीटी स्कैन क्यों यूज करते हैं। बेसिकली ये समझ लो कि आप एक्सरे ले रहे हैं, गोल गोल मतलब कि 360 डिग्री से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, और किसकी? बाय यूजिंग द एक्सरे ऑफ द होल बॉडी या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की। ठीक है, बस इतना सा समझना है। तो हम कोई सीटी, मैं आपको सीटी स्कैन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज क्यों करते हैं। क्वेश्चन आप देखना कैसे आते हैं, तो आपको क्वेश्चन अगर ना बने तो पूछें। CT completely eliminates the superimposition of the image of structures outside the area of interest. क्या करता है? सीटी आपको क्लियरली बताएगा, हर एक डिटेल्स को ये आपको और अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि आप तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशंस पे पिक्चर ले रहे हैं, इसलिए। तो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द इमेजेस। देन difference between tissues that differ in physical density by less than 1% can be distinguished. जिन भी टिश्यूज के अंदर इवन 1% से भी कम डेंसिटी का डिफरेंस हो, उनको भी आप क्लियरली देख सकते हैं, डिस्टिंग्विशली देख सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे आप एक्सरे का यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन कमिंग टू पेट, तो बेसिकली सीटी किसके लिए यूज करते हैं? टू स्टडी द एनाटॉमी। अगर कोई पूछे सीटी स्कैन क्यों करते हैं, तो आप एनाटॉमिकल स्टडीज कर रहे हैं। अब हम पेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरे कैल्शियम डिपोजिशन को डिटेक्ट कर रहा है, आपने अभी कहा। कैल्शियम तो सभी बोन्स में नहीं होता, फ्रैक्चर। देखो बोन्स, अब देखो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि कैल्शियम बिल्कुल डिपॉजिट ही नहीं होते, यानी कैल्शियम होता ही नहीं है। सेल के अंदर बात करें तो सेल के अंदर जनरली कैल्शियम को आइसोलेट करके रखा जाता है, इसलिए कैल्शियम आप साइटोसोल में नहीं पाएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन किस सेल का क्या रोल है, कैल्शियम प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा जो कैल्शियम है उसे आइसोलेट करके रखते हैं। आप पूरा सेक्वेस्टर या आइसोलेट करके नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। और वो थोड़ा बहुत भी रह गया वो भी एब्जॉर्बेंस शो करेगा। बेसिकली एक्सरे जो होती है वो मेटल से एब्जॉर्ब होती है, ऐसा हमने पढ़ा था कि बचपन में, यानी मैंने पढ़ा था कि एक्सरेज दे आर प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब बाय द मेटल्स। अगर मेटल आयंस हैं उनसे क्यों नहीं होगी? और इसके अलावा और भी तो मेटल आयंस हैं, कैल्शियम ही अकेला थोड़ी ना है। ये तो मैंने बोन के स्पेसिफिक कह दिया। जो आप कहते हैं ना कि बोन डेंसिटी, यानी कि जो बोन होता है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बोन्स दिखते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट होता है। इसी तरीके से सेल के अंदर भी वेरियस आयंस होते होंगे। मुझे ये नहीं पता चला ना, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। चलो आगे बात करते हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पेट, पेट के बारे में बात करें। हाइपोन प्रोडस, मुझे नहीं पता ये क्या है। हाइपोनी प्रोडस मुझे नहीं पता। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए चीजें तो बहुत सारी हैं, पर एक्चुअली आप देखिए एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। हमें यहाँ पे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। मे बी वी आर गुड इन जूलॉजी, पर हो सकता है प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आती हो।
तो हमें बस उतनी ही आपसे सीएसआर उतनी ही बातें पूछेगा जनरली, कि जनरली वही बातें पूछेगा सबके लिए एप्लीकेबल हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन स्पेशलिस्ट वाले जरूर आएंगे हर एक यूनिट से, कि फायदा मिले, जिन मान लो कि आप किसी पार्टिकुलर जैसे एमएससी जूलॉजी में हुई है, उनको फायदा मिले, तो ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। पर जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं दोज आर मेंट फॉर द यू कैन से आर टाइप स्पीशीज, हमारे जैसे लोगों के लिए, विच आर जर्नलिस्ट। तो अगर आपको अच्छा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमें टोटल 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं पार्ट सी में, याद रखना। ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पेट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करेंगे ताकि हम फंक्शनल प्रोसेस को मैप कर सकें, ब्रेन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है उसको मैप कर सके, उसके लिए पेट करते हैं। तो द CT scan was for anatomical purposes, the PET scan is for the functional purpose। देखो क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई स्कैनर्स लगे होंगे इस मशीन के अंदर, इस टनल के अंदर, और हम यहाँ पे वेरियस एमिशंस को नोटिस करेंगे। कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को दिया जा रहा है ब्लड के अंदर, तो दिस इज द एनालॉग ऑफ ग्लूकोज। अब क्या होगा, मान लो कि कोई न्यूरॉन है, इट इज एक्टिव ड्यू टू सम एक्टिविटी, इट इज सम स्टिमुलेशन, इट इज एक्टिव। क्या होगा, उसका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब उसे ग्लूकोज भी ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूरोनल सेल अपने पास कोई एनर्जी रिजर्व रखता नहीं है। ठीक है, और अधिकतर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड ग्लूकोज इट इज यूटिलाइज्ड बाय ब्रेन फॉर द फंक्शनैलिटी। इसका मतलब जब भी कोई भी न्यूरॉन एक्टिवेट होगा उसे ज्यादा ग्लूकोज लगेगा, और ऐसे में अगर मैंने रेडियो एक्टिव वाला ग्लूकोज दे दिया तो वो वहां पे जाके अकुमुलेट होगा, और हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कहाँ से एक्टिविटी, मतलब ज्यादातर एक्टिविटी कहाँ से आ रही है। जितना ज्यादा डिपोजिशन होगा वो उतना अच्छे से मैप होगा या इमेज होगा। दादा साहेब अगेन मुझे नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे जो बातें लिखी मुझे इतनी ही पता है। प्लीज हैव अ लुक एट द स्लाइड, अगर आपको आंसर मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम ऑफलाइन डिस्कस कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा की नॉलेज नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन अगर आया है, कोई मतलब है इस क्वेश्चन, मतलब आपको पता है अच्छी बात है, पर जरा सोचिए खुद कि क्या इसकी जरूरत है, क्या क्वेश्चन ऐसे आए हैं। मेरा तो यही कंसर्न रहता है कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। नहीं आया है, मैं ऐसी बातें इन 5 महीनों में तो नहीं पढ़ूंगा। और शायद यही मेरे लिए काम किया और मेरे को इस बार रैंक 2 मिली थी। जबकि मैं सीएसआई के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी भी नहीं करता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ, आप आप तो फिर भी 13 यूनिट्स पढ़ के जाते हैं, मैं तो सिर्फ एक ही यूनिट आती है, वो भी बायोकेमिस्ट्री, वही पढ़ के जाता हूँ, फिर भी रैंक आ गई। क्यों? क्योंकि आई वॉज कंसर्न विद वट एवर कम्स इन द एग्जाम। मुझे ज्यादा चीजें नहीं आती है, मुझे वही चीजें आती है जो एग्जाम में आती है। प्लीज बी फोकस्ड, आपकी भी रैंक आएगी, डेफिनेटली आएगी, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ और मुझे पता है। प्लीज फॉलो द प्रोसेस। तो नॉलेज है, अच्छी बात है, हम इसे ऑफलाइन डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज कीप इट असाइड फॉर नाउ। चलो, सो सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम यहाँ पे कोई शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप को इंजेक्ट कर रहे हैं ब्लड के अंदर। हमने इंजेक्ट किया, देखो तो यही सब दिखाया गया यहाँ पे, पिक्चर आप देख लेना आराम से। ओके, सो देयर आर रेंज ऑफ डिटेक्टर्स, आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रेन में, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अकुमुलेट हो गए, यहाँ पे अकुमुलेट हो गए, एंड नाउ यू कैन सी वेरियस रेडिएशंस कमिंग थ्रू। और अब यहाँ पे इस टनल के अंदर यहाँ पे आपके पास डिटेक्टर्स लगे होंगे और वो रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। तो द रेंज ऑफ डिटेक्टर्स मैप द positions of these radioisotopes. So detectors will know the position and it will help you to map the functional areas. So basically you are recording the gamma rays. यहाँ पे आप gamma rays emissions को record कर रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा होगा। देखो, देख रहे हो, तो जहां जहां आपका रेडियो आइसोटोप्स अकुमुलेट हुए हैं वहां से रेडियो एक्टिविटी आ रही है एंड इट इज गेटिंग एमिटेड, गामा रेज एमिट हो रही है।
जिन्हें हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन तो देखो हम किस तरीके से रेडियो आइसोटोप जनरेट करते हैं, ये हमने बात भी की थी। तो वी यूज साइक्लोट्रॉन्स टू प्रोड्यूस पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियो आइसोटोप। तो क्या कराएंगे आप, किसी पार्टिकुलर न्यूक्लियस को आप हाई एनर्जी प्रोटॉन से बम्बार्ड करा दीजिए। यहाँ पे भी आपके पास स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसके पास 8 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स। आप क्या कराएं, इसे किसी प्रोटॉन हाई एनर्जी प्रोटॉन के साथ बम्बार्ड करा दें। तो व्हाट विल हैपन इज, ऐसे में देयर विल बी गेन ऑफ प्रोटॉन एंड लूजेस न्यूट्रॉन। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब प्रोटॉन ने स्ट्राइक किया, प्रोटॉन जब स्ट्राइक करेगा तो ऐसे में अभी आपके पास क्या है, 8 प्रोटॉन्स है और 10 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, अब जब ऐसा होगा स्ट्राइक करेगा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रोटॉन तो और आ गया, ठीक है, पर एक न्यूट्रॉन की कमी हो गई। सो ऑक्सीजन 18 gains proton and loses neutron and gets converted to F18 या फ्लोरीन 18। नाउ दिस इज रेडियोएक्टिव, ये रेडियोएक्टिव होता है। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा बेसिकली यहाँ पे देख लो हम कर क्या रहे हैं। तो हमने इसे किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया, जैसे कि मान लो इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, वहाँ पे आप फ्लोरीन ले आएंगे। तो क्या हो गया, ये जो ग्लूकोज है ये रेडियोएक्टिव बन जाएगा, राइट। देखो ऐसा कुछ होगा, देख रहे हैं आप। तो दिस इज फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज या एफडीजी। तो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, नाउ दिस ग्लूकोज विल बी इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स ब्लड। आपने इंजेक्ट कर दिया, तो नाउ बिकॉज दिस फ्लोरीन 18 इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो ये प्रोटॉन यहाँ से या पॉजिट्रॉन यहाँ से एमिट करेगा। तो जब पॉजिट्रॉन एमिट होता है, पॉजिट्रॉन विच इज नथिंग बट बीटा प्लस पार्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन, एक जो प्रोटॉन होगा वो टूटेगा पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रॉन के अंदर, पॉजिट्रॉन। और ये पॉजिट्रॉन क्या होगा, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म, इट विल गेट एनाहिलेटेड, एनाहिलेट होगा, एनाहिलेट होगा, और यहाँ पे निकलेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस। तो यहाँ पे बेसिकली क्यों आ रही है एमिशंस, क्यों आ रही है, तो बिकॉज ऑफ द पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की वजह से आ रही है। तो पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ यहाँ पे देखो। अब ये पॉजिट्रॉन इट विल कंबाइन विद द, ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन एमिशन वन प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में बदला और यहाँ पे मासलेस पॉजिटिव चार्ज निकल गया। अभी किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो पॉजिट्रॉन ट्रेवल टू शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर एनकाउंटरिंग नियर बाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा, इस तरीके से कंबाइन करेगा, और जब ऐसा होगा एनर्जीज निकलेंगी, देयर विल बी एनाहिलेशन, एनाहिलेशन हुआ और देयर विल बी गामा रेज प्रोडक्शन, और इन्हीं गामा रेज को हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो बेसिकली व्हाट यू आर सीइंग, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो पॉजिट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहे हैं, ऐसे में गामा रेज बन रही है। मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। तो देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली देखो तो आपके पास कोई स्टेबल न्यूक्लियस होता, मान लो ऑक्सीजन 18 का, आपने क्या किया, इसे हाई एनर्जी प्रोटॉन दिया, कोलाइड क्या होगा साइक्लोट्रॉन के अंदर। अब ऐसे में जब प्रोटॉन स्ट्राइक किया तो यहाँ पे एक प्रोटॉन तो बढ़ जाएगा, एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा पर एक न्यूट्रॉन की कमी हो जाती है। अभी क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्लोरीन 18, ठीक है। नाउ क्योंकि ये अनस्टेबल एटम है तो यहाँ से अब एक प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है, हाई एनर्जी प्रोटॉन निकलेगा, या सॉरी एक प्रोटॉन जो होगा वो कन्वर्ट होगा इनटू अ न्यूट्रॉन। जब ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे में यहाँ से निकल रहा है एक पॉजिट्रॉन, मतलब ऐसा चार्ज यानी जिसपे विच इज मासलेस पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, तो पॉजिट्रॉन ने बाहर निकला, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लो हमने ऐसे किसी पार्टिकुलर F18 को, से पहले जो F18 है आपने क्या किया, इसे किसी बायोमोलिक्यूल का पार्ट बना दिया, जैसे कि ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज का पार्ट बन चुका है ना। अब अगर आप इसे देंगे, सैंपल को अगर आप किसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करेंगे, देखेंगे अभी क्या होता है,
फिलहाल अभी ये समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्रोटॉन जो है वो टूट रहा है न्यूट्रॉन में, ऐसे में पॉजिट्रॉन निकलेगा। ये पॉजिट्रॉन आसपास किसी इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके एनाहिलेट होगा और यहाँ से निकलेंगी गामा रेज। आपको पता है गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिव, वो आराम से बाहर निकलेंगी और डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे वही बातें। तो द गामा रेज दे कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड कैन बी डिटेक्टेड। तो जहां जहां आपका ये जो है एफडीजी क्लोरीन कंटेनिंग ग्लूकोज जहां जहां अकोमुलेट हुआ है वहां वहां से एमिशंस देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अकोमुलेशन कहाँ कहाँ हुआ है। एनाहिलेशन यहाँ पे हुआ है और गामा रेज को डिटेक्ट कर लिया गया। तो ऐसे कई सारी जगह होंगी जहां से गामा रेज निकल रही होंगी, उन सबको हम नोटिस कर रहे हैं। और बेस्ड ऑन कि कहाँ से कितने एमिशंस आ रहे हैं हम पिक्चर ले सकते हैं, उन्हें मतलब वेरियस कलर से दिखा सकते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। कहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी है कहाँ पे कम है, इसे हम पेट से समझ सकते हैं। तो रीजन्स ऑफ ब्रेन विच आर मोर एक्टिव, जो ज्यादा एक्टिव होंगे, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विल बी हाई, वहां पे हाई होगा, एंड दस यू विल सी मोर पॉजिट्रॉन एमिशंस, और एमिशंस भी ज्यादा निकलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो इस तरीके से यहाँ जहाँ पे भी रेड एरियाज थे वहाँ पे पॉजिट्रॉन्स एमिशन ज्यादा हो रहे थे, और आप देख सकते हैं उन्हें हमने डिफरेंट कलर से दिखा दिया। देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो ये रही आपकी इमेज। तो रेड रीजन्स मींस हाई डिपोजिशन ऑफ एफडीजी, एंड द ग्रीन एरिया इंटरमीडिएट, एंड द ब्लू एरिया की वहां पे डिपोजिशन नहीं है, यानी कि ये एरियाज अभी एक्टिव नहीं थे, सारे एरियाज एक्टिव नहीं। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज कंट्रोल। आप इसे पता लगा सकते हैं कि डिफरेंशियल एक्टिविटी कैसी आ रही हो, कहाँ पे डिफरेंशियल एक्टिविटी देखने को मिल रही है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने समझा था, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज नथिंग बट सम पावर, ठीक है, हमने जूल्स में देखा था। दिस वाज यूनिट, यानी कुछ ऐसा था 10 टू द पावर -19 करके था। एग्जैक्टली अभी याद नहीं है मुझे, ऐसे कुछ था। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कंबाइन कर रहे हैं वहां पे एनर्जी निकल रही है, बस ऐसा समझो, कुछ ऐसी एनर्जी। तो किलो यानी इसे आप कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतनी एनर्जी निकले, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी निकले, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16। पर इसे करना क्या है, हमें क्या थोड़ी ना करना है, बस समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। वेरियस जो आप पेट ट्रेसर्स यूज कर सकते हैं, दोज आर एफडीजी, देन एल डोपा, फ्लोरो एल डोपा, देन वाटर, रैक्लोप्राइड, मिथाइल मिथाइल एस पाइपेरॉन, देन फ्लूमाजिनाइल, देन अमोनिया एक्सेट्रा। इन सबको आप यूज कर सकते हैं। इनमें से आप ये जो है रैक्लोप्राइड और पाइपेरिजोन को या पाइपेरॉन को, मिथाइल एस पाइपेरॉन, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं फॉर डोपामाइन रिसेप्टर। ठीक है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। और अमोनिया को आप यूज कर सकते हैं फॉर ब्लड फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है इसके लिए, एंड और चीजों। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेसर्स हैं जो आप पेट में यूज करते हैं। सिंपल से इतना समझो, आपने रेडियो एक्टिव ग्लूकोज दिया, ठीक है, भूल जाओ फ्लोरीन को ही भूल जाओ, समझो कि आपने एक रेडियो एक्टिव ग्लूकोज दिया। अब ग्लूकोज कहाँ चाहिए होगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ब्रेन अपने, यानी जो ब्रेन सेल्स हैं वो अपने अंदर कुछ एनर्जी रिजर्व बना के नहीं रखते, यानी जब जरूरत पड़ेगी तब ग्लूकोज को लिया जाएगा। अगर मान लो आपने रेडियो एक्टिव ग्लूकोज दिया है तो क्या होगा, ऐसे में वो ग्लूकोज उन सेल्स के पास ज्यादा जाएगा जहां पे एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगी। अब अगर ऐसा रेडियो एक्टिव ग्लूकोज वहां पहुंच चुका है, अब क्या होगा, इन रेडियो एक्टिव ग्लूकोज से निकलेंगे पॉजिट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स निकलेंगे। ये पॉजिट्रॉन आसपास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे, ऐसे में यहाँ से कुछ एनर्जी निकलेगी, और इसी एनर्जी जो कि गामा रेज के फॉर्म में है,
इस एनर्जी को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या इतनी बात ठीक है? पॉजिट्रॉन क्यों निकलने हैं? ये तो हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था ना, पॉजिट्रॉन्स क्यों निकलते हैं। जब आपका प्रोटॉन, ठीक है, जब आपका प्रोटॉन, यानी कई तरीके के रेडियो एक्टिव डीके देखे थे, तो उसमें हमने पॉजिट्रॉन भी देखा था, ठीक है। तो जब देखो प्रोटॉन इट इज एमिट, मतलब कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, बेसिकली ये समझो, ऐसा कन्वर्ट होगा तो पॉजिट्रॉन निकलते हैं। क्यों निकलते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो हमें एक स्टेबल न्यूक्लियाई को, मतलब ऑक्सीजन लिया 18, ऑक्सीजन 18 लिया, उसको हमने हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन से कोलाइड करवाया, इसलिए वो रेडियो एक्टिव बन गया। तो वो फ्लोरीन बना, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, एक प्रोटॉन और इकट्ठा हो गया और न्यूट्रॉन में कमी आ गई। सो इट मींस देयर विल बी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी जो मैं हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड स्कोप है। तो कुछ ना कुछ होता होगा कि व्हेन स्ट्राइकिंग विद अ प्रोटॉन, वहां पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जा रहा होगा। हमने प्रोटॉन से स्ट्राइक करवाया, वहां पे एक न्यूट्रॉन तो कम हो गया पर प्रोटॉन बढ़ गया, फिर यही प्रोटॉन वापस से जब न्यूट्रॉन में बदलेगा तो वहां से पॉजिट्रॉन निकलते हैं। पॉजिट्रॉन के अंदर कोई मास नहीं होता, इट इज मासलेस बट हैव एनर्जी, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी तरीके से। पेट्रेशन, हाँ, और ये सब भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा ये भी यूज कर सकते हैं। अमोनिया को आप बना सकते हैं, मींस इट कुड बी पॉजिट्रॉन एक्टिव, देन फ्लूमाजेनिल इट कुड बी आल्सो पॉजिट्रॉन एक्टिव, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोग डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन कि आप क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को रेडियो एक्टिव बना दीजिए, ठीक है। हमेशा ग्लूकोज होगा कोई जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं देयर आर वेरियस अदर काइंड्स एज वेल। देन आगे बात करते हैं, तो एप्लीकेशन क्या है, टू डिटेक्ट कैंसर एंड इट्स स्प्रेड। दूसरा, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, कि मान लो आपकी कैंसर था, कैंसर का आपने ट्रीटमेंट करवाया, ऐसे में अब पहले के मुकाबले कितनी कमी आई है या कितना इफेक्टिव रहा है ट्रीटमेंट, ये जानने के लिए। देन थर्डली, टू डिटरमाइन इफ अ कैंसर हैज रिटर्न आफ्टर ट्रीटमेंट और नॉट। अगर कैंसर रिटर्न होगा, देखो कैंसर के पास क्या होती है, कैंसरस सेल्स दे विल हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर वहां पे सपोज आई गिव सम रेडियो एक्टिव मटेरियल या ग्लूकोज जो कि रेडियो एक्टिव है वो दिया, वहां पे रेडियो एक्टिविटी भी ज्यादा आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कैंसरस कंडीशंस हैं, और या फिर कितना परसेंटेज अभी कैंसर बचा हुआ है, ठीक है। देन टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन ऑन एरियाज ऑफ द हार्ट, हम हार्ट को भी स्टडी कर सकते हैं फंक्शनली, जहां जहां डैमेज हुआ होगा हार्ट सेल्स को या कार्डियक सेल्स को, वहां पे मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, तो हम इस तरीके से डिफरेंशियल पिक्चर ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एमिशंस कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, तो हम पिक्चर लेके बता सकते हैं कि क्या चेंज आ गया एज कंपेयर टू अ नॉर्मल हार्ट। देन सो एज टू इवेल्युएट ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज, ब्रेन में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज है, जैसे कि ट्यूमर हो गया, मेमोरी डिसऑर्डर्स, सीजर्स, फिट्स आना, and other central nervous system disorders। तो क्या क्या डिसऑर्डर्स है उनका हम पता लगा सकते हैं, एंड इवन वी कैन यूज इट फॉर मैपिंग द नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन एंड हार्ट फंक्शन, यानी हम बेसिकली यहाँ पे क्या स्टडी करें, फंक्शनैलिटी को। तो याद रखना सीटी स्कैन एनाटॉमिकली है, पेट स्कैन इज फॉर फंक्शनैलिटी, आप इसे फंक्शनैलिटी के लिए यूज करें, ठीक है, इतनी सी बात। अब हम आगे बात करते हैं एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक बात सिंपल से याद रखना, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक या मैग्नेटिक रेजोनेंस।
एनएमआर की फंक्शनैलिटी पे काम करता है और एनएमआर के बारे में हमने बात कर ली थी। सो इट इज बेस्ड ऑन एनएमआर, पहली बात। दूसरी बात, इट इज यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग, इट्स अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज्ड टू फॉर्म पिक्चर्स ऑफ द एनाटॉमी। तो क्या हमें पता चल रहा है कि सीटी स्कैन और एमआरआई क्या पता चल रहा है, दिस आर फॉर एनाटॉमिकल पर्पस। लेट्स से अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, ठीक है, इसके लिए आप यूज करेंगे सीटी स्कैन का। दूसरा है पेट स्कैन, आगे हम कहेंगे एफएमआरआई, फंक्शनल एमआरआई। इनका यूज करते हैं हम टू स्टडी या टू सी फंक्शन एरियाज ऑफ ब्रेन, टू सी फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन। ब्रेन का फंक्शन एरिया के लिए हम पेट स्कैन और एफएमआरआई का यूज करते हैं। इतनी सी बातें भी काफी होंगी। So, it's a medical imaging technique used to form pictures of the anatomy and the physiological process of the body. Anatomical purposes के लिए आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप strong magnetic field का यूज करेंगे and magnetic field gradients and radio waves to generate images of the organs in the body. तो आपको इमेज जनरेट करनी है बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल इमेजेस, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करें। तो नाउ सीटी स्कैन और एमआरआई में से ज्यादा सेफ कौन सा होगा, इट विल बी एमआरआई, क्योंकि यहाँ पे आप रेडियो वेव्स या लो एनर्जी वेव्स का यूज कर रहे हैं। फंक्शनल एमआरआई, हाँ, फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन कह सकते हैं। अभी हम आएंगे इस पे भी, एफएमआरआई पे भी आएंगे, डोंट वरी। एमआरआई की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ के ऊपर, मतलब हो सकता है कि यहाँ से टॉप से लेके यहाँ तक पूरा स्कैन किया गया। देख रहे हैं यहाँ पे ये आई बॉल्स आपको दिख रही हैं, जो आई लोब्स हैं ये दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर का रीजन हो गया ब्रेन का, एंड सो ऑन। इस तरीके से मल्टीपल स्कैन्स हैव बीन डन। देखो तो प्रिंसिपल वही है कि हमारी बॉडी 80% वाटर की बनी हुई है और वहां पे क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। तो नाउ प्रोटॉन के पास स्पिन होता है, स्पिन एंड चार्ज, इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं होगा, एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी अलाइन शायद ना हो, पर अगर यानी रैंडम हो, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, रैंडम हो सकता है, हर एक प्रोटॉन का अपना हो सकता है। पर अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, वैसे में द मैग्नेटिक मूवमेंट विल अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अब हम यानी डिपेंडिंग ऑन कि उसे यानी फ्लिप करने के लिए, अब इसे फ्लिप करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे मेजर कर सकते हैं द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यानी क्या कर रहे हैं, बाहर से कैसे एनर्जी दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, और उन रेडियो वेव की हम फ्रीक्वेंसी नोटिस कर लेंगे विच वाज नीडेड सो एज टू कॉज 180 डिग्री फ्लिप। ऐसी हमने बातें एनएमआर में की हुई हैं। देख लो, जब नो अप्लाइड फील्ड है तो अभी आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली अलाइंड है, पर जब आप यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में प्रोटॉन गेट अलाइंड इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलाइन हो गए, तो अब यहाँ पे स्पिन स्टेट प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है, तो उनके बीच में होगा एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस। और अब आप इस एनर्जी डिफरेंस को पूरा करके स्पिन स्टेट रिवर्सल कराना चाहते हैं, के लिए आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इंसिडेंट रेडियो वेव्स कैन लीड टू स्पिन रिवर्सल इज रेजोनेंस, स्पिन रिवर्सल हो जाएगा। देख रहे हैं आप पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। तो एमआरआई के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमरी मैग्नेट और ग्रेडियंट मैग्नेट। एक प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड होती है और फिर यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी आप जनरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से, एंड thus you can image। यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स भी हैं, फिर देन फर्दर
ना, फिर यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी लगा हुआ है, और फिर कंप्यूटर की मदद से आप इमेज जनरेट करेंगे. व्हाट डू यू हैव? You have a primary magnet, you have a gradient magnet, you have a radio frequency coil and computer system. Let it be. ये देखिए. So you can see the images at various steps. ठीक है. तो आपको पता है कि कौन कौन से न्यूक्लियाई which are going to be the NMR active. यहाँ पे भी odd number of nucleons हो, जैसे कि हाइड्रोजन 1 या C13 या 3 नाइट्रोजन. पर हम यहाँ पे बेसिकली किसकी बात करते हैं? तो इन दोनों की. उनमें से भी हम जनरली किसे स्टडी करते हैं? मोर ऑफन हम जाते हैं H1 NMR के लिए. देन एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन इज MRI is the investigative tool of choice for neurological cancers over CT. तो अगर जैसे ब्रेन कैंसर्स हो, ब्रेन ट्यूमर्स, तो आप CT की जगह MRI का यूज करेंगे, क्योंकि यह आपको बेटर विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है. It is also used to assess the structure and functions of the heart. ठीक है. महारानी कुमारी क्या हुआ? Basically main difference we can say in MRI, it doesn't use ionic radiation. हाँ, ये ionic radiations का यूज नहीं कर रहा. ये वही फंक्शनैलिटी है जो हमने NMR में पढ़ी थी. Okay? So the application is in the musculoskeletal system, includes the spinal imaging, spine की imaging करने के लिए, assessment of the joint diseases and soft tissue tumors. उन सब में आपका यूज होता है. Then also hepatobiliary MR, यानी आप लीवर का MR कराएं. It is used to detect and characterize lesions of the liver, pancreas and bile duct. तो जो अल्सर्स हो जाए मान लीजिए बाइल डक्ट के अंदर या लीवर के अंदर, तो उन सबको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं. देन कम्स FMRI. फिर हम FMRI पे आते हैं. बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा समझना. तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा होगा. तो इट इज अगेन अ डेरिवेटिव ऑफ MRI. सबसे पहली बात क्या लिख सकते हैं? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ MRI का डेरिवेटिव है. FMRI stands for functional magnetic resonance imaging. स्टैंड करेगा. This technique relies on the fact that cerebral blood flow and neuronal activities are coupled. आप इसे ऐसे समझें, फिर मैं आता हूँ. ठीक है. मान लो कोई न्यूरॉन है. क्या हुआ अगर मैं जैसे यहाँ पे ऐसे टच करूँ, तो इसका मतलब ये टच मुझे कैसे पता चल रहा है? कहीं ना कोई ऐसा ब्रेन एरिया होगा जो एक्टिवेट होगा, एंड इट इज रिसीविंग और परसीविंग दिस टच. मैं यहाँ पे टच करूँ तो पता चलता है, यहाँ पे टच करूँ तो पता चलता है. यानी कि आई कैन स्पेसिफिकली लोकेट कि कहाँ पे मुझे टच रिस्पॉन्स आ रहा है. इसका मतलब कोई ना कोई ब्रेन एरिया एक्टिव होगा. अगर वो ब्रेन एरिया एक्टिव होगा, गिवन दैट कि न्यूरॉन्स अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके नहीं रखते हैं, वैसे में क्या होगा? अब इसे स्टिमुलेट होने के लिए इसका मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इसका मतलब इसका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है. मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा. अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ग्लूकोज अपटेक भी ज्यादा होना चाहिए. ग्लूकोज अपटेक हुआ या ऑक्सीजन अपटेक हुआ, वो भी ज्यादा होना चाहिए. ऐसे में आसपास प्रेजेंट जो ब्लड वेन्स है या ब्लड कैपिलरीज हैं, वो एनलार्ज हो जाती है, मतलब डायलेट हो जाती है. यानी कि अब ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे ज्यादा आएगा. अगर ज्यादा आएगा इसका मतलब अभी जो न्यूरॉन है, पहले क्या हो रहा था? इससे पहले जब ये एक्टिव नहीं था, उस समय यहाँ पे कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा था, में कम था. तो इसका मतलब यहाँ से जो जा रहा है, जो इफरेंट, उसके अंदर बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती, पर जब यहाँ पे डायलेशन हो गया,
ऐसे में अब ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा तो यहाँ से ज्यादा निकलेगा भी, तो रेसिड्यूअल भी ज्यादा बचेगा। और अगर ज्यादा बचेगा, इवन दैट द ऑक्सीजन इज लाइक दिस, तो क्या होगा? एनएमआर सिग्नल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा फिर? एनएमआर सिग्नल में क्या डिफरेंस आना चाहिए फिर? इंक्रीज होगा संजना। कैसे इंक्रीज होगा? ये ऑक्सीजन कैसा है? अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऐसा वाला ऑक्सीजन जुड़ा है, there will be decrease, yes there will be decrease। बढ़ेगा क्यों? अरे ये इवन नंबर है ना, ये एनएमआर एक्टिव तो होगा नहीं, ये डिक्रीज कराएगा। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, फिर ऐसे में एनएमआर सिग्नल में डिक्रीज आएगा। और यही जो डिफरेंस है, इसे हम नोटिस कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे फंक्शनल इमेजिंग दे सकते हैं। यू कैन सी अभी हम इस सब पे आएंगे डिटेल्स के ऊपर। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इट इज डायमैग्नेटिक। कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये अलाइन नहीं होगा। जबकि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इट इज पैरामैग्नेटिक। का मतलब ये एनएमआर फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलाइन होगा। इट इज मैग्नेटिक व्हाइल दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज नॉन मैग्नेटिक। एनएमआर सिग्नल में डिक्रीज आता है। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप न्यूरोनल एक्टिविटीज को रियल टाइम में मेजर कर पा रहे हैं। जबकि पेट स्कैन के अंदर आपको पहले ग्लूकोज देना पड़ रहा था, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज दे रहे थे, कब ब्रेन के पास पहुंचेगा और फिर आप एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे तो जैसे ही पर्सन आया सीधे मशीन में लेटा दो या जो भी आपको ट्रीटमेंट देना है उसे दे दो और तुरंत आप रिकॉर्डिंग करना शुरू कर सकते हैं। मतलब रियल टाइम में आपको रिजल्ट मिल रहा है। कौन ज्यादा बेटर होगा, पेट स्कैन की एफएमआरआई? व्हाट डू यू थिंक? अगर दोनों आपको फंक्शनैलिटी बताते हैं, कौन सा बेटर होना चाहिए? यस, इट इज एफएमआरआई। वेरी गुड, वेरी गुड। एफएमआरआई। तो चलो अभी इसके बारे में बात, यहाँ तक बात समझ में आई जो भी मैंने आपको बताया एफएमआरआई के बारे में? ये बात समझ में आई? तो फिर मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ क्या क्या बातें लिखी हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो एफएमआरआई में ओके ओके चलो देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दिस टेक्निक रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड न्यूरोनल एक्टिविटी आर कपल्ड। क्या कह रहा है कि सेरिब्रल यानी ब्लड के अंदर, या सॉरी ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एरिया में जो ब्लड फ्लो है और न्यूरोनल एक्टिविटी, ये दोनों आपस में कपल्ड हैं। अगर सेरिब्रल यानी अगर न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, ऐसा ये कह रहा है। अगर ये घटेगी तो ये भी घटेगा। ये ऐसी बात कह रहा है ना, ये दोनों कपल्ड है। तो व्हेन एन एरिया ऑफ द ब्रेन इज इन यूज, अगर मान लो कोई भी ब्रेन का एरिया यूज में होगा तो ब्लड फ्लो ऐसे रीजन में बढ़ जाएगा। कोई भी ब्रेन का एरिया जो यूज में होगा वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। So the primary form of fMRI uses blood oxygen level dependent contrast। ये क्या कर रहा है, ये किसे यूज करता है? तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट कॉन्ट्रास्ट को यूज करता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड तो एनएमआर सिग्नल कमजोर होगा। जबकि अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम होगी, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, एनएमआर सिग्नल और स्ट्रॉन्गर आएगा। तो इस कॉन्ट्रास्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, कोल्ड कॉन्ट्रास्ट या कोल्ड कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल सही बात है और मिला है। यहाँ पे किसी ने टच किया, ऐसे में देखो ये वाला ब्रेन एक्टिविटी यानी ब्रेन का ये वाला पार्ट स्टिमुलेट हो गया, यानी यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो लौट रही होगी हार्ट की तरफ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। So it will utilize more energy, the stimulated area will utilize more energy per gram than any other organ in the body। ब्रेन के बारे में पहले कह रहा है कि ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है पर ग्राम ऑफ इट देन एनी अदर ऑर्गन, और ब्रेन के पास कोई एनर्जी या ऑक्सीजन रिजर्व्स नहीं होते। और ये जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन जो है इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन अ रिलायबल लोकली अडॉप्टेबल ब्लड सप्लाई। का मतलब यहाँ पे ब्रेन इट इज डिपेंडेंट ऑन, देखो कोई रिजर्व तो रख नहीं रहा है,
तो मतलब ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है आसपास में अवेलेबल ब्लड कैपिलरीज के ऊपर। क्या हुआ प्रीति? देन तो अब देखिए यहाँ पे अभी ब्लड के अंदर क्या क्या जा रहा है? ग्लूकोज, फैट, ऑक्सीजन टू द ब्रेन, मसल्स एंड वेरियस ऑर्गन्स, ये सब जा रहा है। Then, तो देखो अभी ये नॉर्मल सा न्यूरॉन है, ये नॉर्मल से न्यूरॉन होगा। अब अगर मान लो यहाँ पे इसका एक्साइटेशन होता, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी डायलेशन ऑफ रीजनल आर्टीरियोल। यहाँ पे डायलेशन हो जाएगा। जब डायलेशन हो जाएगा ऐसे में more energy will be supplied, even more oxygen will be supplied to the activated neuron। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली? यहाँ पे हुआ है डायलेशन। डायलेशन होने पे अभी यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अमाउंट और ज्यादा हो जाएगी। अगर ये ज्यादा है, यहाँ पे भी जो एफरेंट से लौट रही है वो भी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। और अब आप देखेंगे कि हीम के अंदर, हीम होता है, हीम के अंदर 4 सब यूनिट्स होते हैं। आपके पास 2 अल्फा ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं, 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स, और यहाँ पे बीच में आयरन, आयरन जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, कैन एग्जिस्ट एज Fe2+ और Fe3+, इन दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है वाया 6 बॉन्ड्स, 6 बॉन्ड से कोऑर्डिनेट करता है। नाउ अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, तो अभी मींस देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, Fe2+ या 3+ रह सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ बाउंड होगा तो ये अपने 2+ स्टेट में होगा। जैसे ही कुछ है देख लेना, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो यहाँ पे आप देख लेना, तो यहाँ पे कुछ पैरामैग्नेटिक कंडीशन हो जाएगी। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा तो डायमैग्नेटिक कंडीशन। डायमैग्नेटिक कंडीशन मतलब वो एनएमआर एक्टिव नहीं। तो चेंजेस इन ऑक्सीजन सैचुरेशन डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म, जितना ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा उतना ज्यादा सिग्नल में ड्रॉप आएगा। तो it will be the change in the oxygen saturation will help us detect the tissue activity। हीमोग्लोबिन की क्या एक्टिविटी है, यानी हीमोग्लोबिन में क्या ऑक्सीजन लेवल है, के बेसिस पे हमें टिश्यू एक्टिविटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि there are lot much there is lot many signals coming from the deoxyhemoglobin, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। हम क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डायमैग्नेटिक और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को पैरामैग्नेटिक। दैट इज इट इज नॉट मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मींस इट इज मैग्नेटिक। बस इन एक्टिविटीज को नोटिस कर लीजिए। तो आर्टीरियोल से जो ब्लड आ रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट इज डायमैग्नेटिक, देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है अभी रेस्टिंग न्यूरॉन, रेस्टिंग न्यूरॉन है। वहीं पे अगर ये एक्साइटेड हो जाए, अभी अभी क्या हुआ है? ये डायलेट हो गया, और ज्यादा डायलेट हो गया। अब यहाँ से हीमो यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन दिया जा रहा है और भी काफी सारा ऑक्सीजन लौट भी जा रहा है। तो अभी क्या होना चाहिए था कि देयर शुड बी सिग्नल, एनएमआर सिग्नल बहुत स्ट्रांग आना चाहिए था, क्योंकि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की अमाउंट ज्यादा होती। पर क्योंकि यहाँ पे डायलेशन हुआ है, एक्साइटेशन होगा, ऐसे में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाएगी और ऑक्सी वाले की ज्यादा रहेगी, सिग्नल डिफरेंस आएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इंक्रीज्ड डाउनस्ट्रीम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो सिग्नल ड्रॉप होगा और ऐसे हमें पता चल जाएगा। तो एक्टिवेटेड न्यूरॉन प्रोड्यूसेस न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बनाना होगा, उसके लिए से एनर्जी चाहिए होगी। यही सारी बातें लिखी हुई है, देख लेना आप आराम से। यही सारी बातें लिखी। तो इस तरीके से आप फंक्शनली इमेज कर पाएंगे ब्रेन को। देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा है, तो देख सकते हैं ये आपने फंक्शनली इमेज कर लिया। तो हम इसे क्यों यूज करेंगे? क्यों यूज करेंगे एफएमआरआई का?
to assess how risky brain surgery or similar invasive treatment is for a patient, or to learn how a normal diseased or injured brain is functioning, किस तरीके से एक injured brain काम करता है उसे समझने के लिए। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस देखना है सबको? ठीक है। तो न्यूरोनल एक्टिविटी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन सेरिब्रल ब्लड फ्लो। क्या कह सकते हो एक तरीके से, और मिला ये कपल्ड है, कह सकते हो आप। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, आपको आइडिया लग जाएगा कि आते कैसे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये रहे क्वेश्चंस आपके। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, जो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन एन इंटैक्ट सेल, पढ़ो एक बार से, मैं एक बार थोड़ा देखना अरेंज करूं इसका। In an intact cell patch clamp method, yeah, patch clamp experiment, two electrodes are inserted into the cytosol but at different depth. बताओ क्या होगा यहाँ पे, किस तरीके से आप अरेंज करते हैं? क्या दोनों इलेक्ट्रोड को आप साइटोसोल में डालते हैं? फिर one electrode is applied to the plasma membrane in a region containing only lipids. अगर लिपिड है सिर्फ, फिर आयन चैनल किधर गया? तो ये भी नहीं हो सकता। Then two electrodes are applied to the plasma membrane, दोनों के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये भी नहीं हो सकता। One electrode is applied to the plasma membrane containing one of few ion channel and one to the cytosol. सबसे सही तो फोर्थ ही लग रहा है। आंसर क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा। देख रहे हो, आंसर फोर्थ है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फिर फटाफट। अ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट वाज इंसर्टेड, ठीक है चलो, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, वाज इंसर्टेड इन यूजिंग द पैच क्लैंप टेक्निक। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस टेक्निक। इंट्रासेल, और आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल बी अचीवेबल यूजिंग पैच क्लैंप टेक्निक। कौन कौन सी बातें सही होंगी? इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ द आयन चैनल्स, इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ द आयन चैनल्स, खुद आयन चैनल इधर उधर मूव कर रही है, यानी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हट के अंदर चली जा रही है और कभी बाहर आ रही है। तो ये करते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द आयन चैनल प्रोटीन्स। ओके चलो, अभी हम इस छोटी नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ligand that controls the opening and closing of ions, बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। चेंजेस इन करंट फ्लो, बिल्कुल। कौन से क्या होना चाहिए? सी और डी। ऐसा ऑप्शन कौन सा लग रहा है? थर्ड। देखते हैं क्या आंसर इसका थर्ड होगा। देख रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया था इसमें? Then, if a researcher intends to identify a specific brain area activity linked to cognitive function in human subjects, which one of the following techniques should be used? क्या करना है? स्पेसिफिक ब्रेन एरिया एक्टिविटी, ठीक है, आपको फंक्शन से करना है। फंक्शन करना है तो एमआरआई हो नहीं सकता, देन कैट भी हो नहीं सकता, पैच क्लैम्प तो भूल जाओ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। चलो देखते हैं क्या आंसर होता। थर्ड का थर्ड, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फिर। क्या यूज करोगे? यस सर, मतलब जो आपने पॉइंट्स लिखाए हैं वो, हाँ बस उससे ज्यादा क्या करना है प्रणय, ज्यादा क्या ही करना है आपको। खुद देखो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आप क्वेश्चंस देखो। ये तो 2019 तक के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद देखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके क्या होगा इसका? तो यूज सम वोल्टेज सेंसिटिव डाई। चलो देखते हैं आंसर क्या होगा।
फोर्थ का सेकंड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लो क्वेश्चन देखो। हाँ, एफएमआरआई में एफ स्टैंड फॉर फंक्शनल। अब बताओ। क्या होगा यहाँ पे? तो द डिपोजिशन ऑफ मेटल आयरन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टेप कॉज, ठीक है, नाइक्रोम कोटेड। देन द ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रोग्लिया एट द इलेक्ट्रोड टिप, बिल्कुल सही बात है। द न्यूरॉन एट द इलेक्ट्रोड टिप्स वर हाइपरपोलराइज्ड। द थ्रेशोल्ड ऑफ द फायरिंग एक्शन पोटेंशियल। आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी। कहाँ पे ऐसा दिया है देखते हैं, देख लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या इसमें कोई भी दिमाग लगाना है? बताओ। जो बातें पढ़ी है एज इट इज बस उतनी ही याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंसर मत देखना प्लीज, आंसर मत देखना आप लोग, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 6 नहीं आ रहा चलेगा, पर चीट मत करो। अच्छा, वही बात वापस से पूछ ली है ना, वही चीज कर ली है। तो बिकेम लूज ये नहीं होगा। कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स वर डिस्ट्रॉयड विद टाइम। ग्लास सेल्स, ये बात सही है। क्या आंसर होता है? ए और बी। कहाँ पे ऐसा है? ऑप्शन 2 देखो कहाँ पे है आंसर। बिना गलत हुए सारे क्वेश्चन अभी तक आप बना रहे हैं, फिर ये देखो क्वेश्चन आ गया। सिंपल से बस पूछ रहा है कि किसका क्या काम है। देखो, तो पेट में आप रेडियो एक्टिव यूज करते हैं, राइट? यानी कि बी का वन कहाँ पे है ऐसा? एक ही ऑप्शन है, लो खत्म। ठीक है, देखो 7 का क्या आंसर होगा? 2 होगा। बाकी आप आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन आपका खासकर एनिमल फिजियोलॉजी का है। अगर एनिमल फिजियोलॉजी हुआ है तो आप कर पाएंगे, मुझे तो नहीं आती है। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन कि, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर आपने पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। स्क्रीन ब्लर है, अरे आपका इंटरनेट इशू होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन देखो। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिटिकल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज मॉनिटर्ड बाय। कैसे नापोगे? पैच क्लैंपिंग, मेजरिंग इंटरनल सोडियम आयंस आफ्टर लाइजिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, measuring distribution of labeled ions across the mitochondrial membrane, measuring the consumption of ATP। से यूज करोगे आप, तो आप लेबल्ड आयंस का यूज करेंगे, राइट? लेबल्ड आयंस का यूज करेंगे। हमने बात की थी कैटायनिक डाइस के बारे में, राइट? तो आपको कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन माइटोकॉन्ड्रिया critical for oxidative phosphorylation is monitored by use of either voltage sensitive dye या you can say the cationic dyes का, lipophilic cationic dyes का। आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन 3। महिमा मुझे नहीं पता, मैं व्हाट आई डोंट नो आई डोंट नो। मुझे हर चीज नहीं आती, मैंने पढ़ी थी 4 साल पहले जब मैं तैयारी कर रहा था। अभी मैं एनिमल फिजियोलॉजी उतना नहीं आता जितना आपको आता होगा। तो वाई टू टेक द रिस्क? मैं आपको कुछ और बताऊं, क्या फायदा? हाँ, कल भी क्लास होगी, ठीक है, कल और क्लास होगी आपकी। फिर लेट्स सी, मैं किसी संडे को, हो सकता है कि आने वाले संडे को क्लास लूं आपकी, और उसके अगले संडे को, क्योंकि मुझे 4 और क्लासेस चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी नेक्स्ट क्लास 11 ओ क्लॉक है, प्रांशु सर की, वो नई यूनिट चालू होगी। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा, ठीक है, आरडीटी होगा आपका। नहीं होगा तो यूनिट 12 के अकॉर्डिंग होगा, यूनिट 12 में आपका होगा वो। थैंक यू सो मच एवरीवन।
चलिए ब्रेक ले लीजिए आप लोग फिर। वेलकम उर्मिला एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर। ठीक है रेनू, देखते हैं, ठीक है मैं करवा दूंगा। अरे महिमा और सब लोग परेशान मत हो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन दिए तो इसका मतलब मुझे करवाना था, पर मैं करवा नहीं पाया। नहीं करवाऊं तो बताना।